नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं। भारत एट 7 लेकर हम हाजिर हैं। खबर राज्यों की, तो राज्यों की हर खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल से 2 दिन के कुवैत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, यात्रा से और मजबूत होंगे दोनों देशों के संबंध। संपन्न हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। जेपीसी को भेजे गए एक राष्ट्र एक चुनाव पर दोनों विधेयक। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विपक्ष ने अपने रवैये से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। हाथापाई की नौबत आना शर्मनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में हुए हादसे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से की बात। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। संभल पहुंची 4 सदस्यीय भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने पूरा किया सर्वे। लगभग 8 घंटे में 5 तीर्थ और 19 कूपों का निरीक्षण। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। और कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि को हाई कोर्ट से मिली जमानत। घटना से चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस की बर्बरता ने दिलाई इमरजेंसी की याद। कार्रवाई के विरोध में बेंगलुरु में भाजपा का प्रदर्शन। संभल में छिपे सत्य की जांच। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार मिल रहे मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुका है। शुक्रवार को एएसआई की टीम ने संभल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का निरीक्षण किया। और इसके साथ ही वहीं जिले में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल रखा है, और जिसके चलते स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ने संभल के प्राचीन मंदिर और उसके कुएं का निरीक्षण किया। ये कूप आपको दिख रहा है, इसी का निरीक्षण एएसआई की टीम ने आज किया। 4 सदस्यीय टीम आज संभल आई थी, जिसने सुबह 6 बजे से निरीक्षण कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले कूप और उसके बाद टीम ने इस मंदिर का सर्वेक्षण किया, जो कि 16 साल बाद खुला था। उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे की नमाज के बीच शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पूरे संभल में सुरक्षा का बेहद कड़ा पहरा रहा। निरीक्षण सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ और इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कि भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चंद्रपाणी और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर शामिल थे। इसके अलावा 19 कुओं का भी एएसआई ने जायजा लिया। इन सभी स्थानों को पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हें संरक्षित करने की दिशा में यह निरीक्षण महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 4 सदस्यीय एएसआई टीम ने करीब 8 से 10 घंटे तक सर्वे किया। एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। इस बीच संभल जिले में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चला रखा है। शुक्रवार को स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई। बर्क के मकान के सामने सड़क से लगी सीढ़ियों को हटाया गया। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का भी गंभीर आरोप है। इस मामले में न केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि उन पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस बीच सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है।
इस दौरान एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी देने के आरोप में सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान और 2 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही बिजली चोरी मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसआई की टीम यहां पर आई थी और पहले मंदिर का गेट लगाने के बाद से यहां पर टीम ने यहां पे सैंपल लेकर फिर कुएं पर गई थी। इसी तरीके से 19 कूपों और 5 तीर्थ पर पूरी टीम ने सर्वे किया, जो कि सुबह से शाम 3:30 बजे तक चला और उसके बाद टीम का सर्वे कंप्लीट होने के बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही ये रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। और संवाददाता निशांत राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संभल से ही। निशांत का रुख करते हैं। निशांत, देखें संभल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे जो अहम है वो है एएसआई का आज का सर्वे, जो कि 8 से 10 घंटे तक चला। क्या कुछ बड़े खुलासे उसमें होते हुए नजर आए हैं और आगे की रणनीति अब क्या कहती है? देखिए, खुलासों की बात तभी हो पाएगी जब एएसआई अपनी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर देगी। हालांकि अभी एएसआई ने सैंपल लिया है। खासकर अगर प्राचीन मंदिर की बात करें, कुएं की बात करें, बाकी कूपों का जो सर्वेक्षण किया, 19 कूपों का सर्वेक्षण किया है। अब जो कार्बन डेटिंग के बाद जो नतीजे सामने आएंगे, खासकर ये कितने वर्ष पुराने हैं, ये क्लियर जब हो पाएगा उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो आज एएसआई ने 5 तीर्थ 19 कूपों का सर्वे किया है और अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तब ये कह पाना संभव होगा कि ये कितने प्राचीन है। संभल की अगर बात करें तो संभल को तीर्थ नगरी माना जाता था, मथुरा काशी के तर्ज पर, और ऐसे में जब इतने मंदिर मिल रहे हैं संभल के भीतर तो ये जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से प्रशासन अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है और भी मंदिर और कूप संभल में प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इन कूपों और इन 5 तीर्थ के जो जांच रिपोर्ट है उसका सभी को इंतजार है। निशांत, जियाउर रहमान पर भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर बड़े सवाल उनके लिए भी खड़े कर रही हैं। ऐसे में बिजली चोरी लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर भी बड़ी पैठ यहां पर नजर आ रही है। उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, सांसद जियाउर रहमान की मुसीबतें कम नहीं हो रही। अगर शुरुआत से देखी जाए तो 24 नवंबर की जो संभल में घटना हुई थी, सबसे पहले उन पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद एक एक्सीडेंट का केस जो कि मृतक के पिता ने वापस से जियाउर रहमान के खिलाफ नकासा थाने में कहा कि इसकी फाइल ओपन की जाए। फिर तीसरा मामला उन पर बिजली चोरी का दर्ज किया गया। चौथा मामला उनके अगर बात की जाए तो बिजली विभाग की ओर से 1,91,00,000 का उन पर जुर्माना। पांचवा अगर मामला कहा जाए तो उनके पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज होना। छठा मामला आज उनके घर के सामने की रैंप तोड़े जाना। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर दिन हर पल जियाउर रहमान के खिलाफ तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और उन पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इसे लगातार बदले की कार्रवाई कह रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो भी नियम कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो कि संभल में लिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, संभल में तमाम बहुत कुछ चल रहा है, वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो इनपुट हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे बरेली की। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस,
इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं बरेली की। उत्तर प्रदेश में मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने और बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खुलवाने का काम लगातार चल रहा है। अब बरेली में 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से पुलिस प्रशासन ने दूसरे समुदाय के कब्जे को हटाया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से पुलिस प्रशासन ने दूसरे समुदाय के कब्जे को हटा दिया है। इस मंदिर पर चौकीदार वाहिद अली ने 40 साल से कब्जा कर रखा था। इस स्थान पर दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का ऑफिस था। पिछले 2 साल से सरकारी भवन बनने के बाद यहां से ऑफिस को हटा दिया गया। उसके बाद से वाहिद ने इस पर कब्जा कर लिया। समिति द्वारा वाहिद का स्थान से कोई संबंध न होने की जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कब्जा हटाया। जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज इलाके से एक परिसर है जो कि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर परिसर में एक परिवार काफी समय से काबिज था, जो परिवार अभी अपना कब्जा वहां से खाली कर रहा है स्वेच्छा से, और इसी के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन की टीम वहाँ पे सतर्क है और शांति व्यवस्था जो है वहाँ पे एकदम नॉर्मल है और इसमें हमारी सतर्क दृष्टि बनाई रखी जा रही है। समिति के अभिलेखों को इनका ऐसा अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ जिससे ये साबित हो सके कि ये चौकीदार है, इसलिए इन्हें नोटिस मैंने चस्पा किया कि ये तत्काल ये परिसर खाली कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के केवल संभल में ही नहीं, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली और कानपुर में भी वर्षों से बंद पड़े कई मंदिर मिले हैं। अलीगढ़ में 2, वाराणसी में 1, बरेली में 1 और कानपुर में कुल 2 मंदिर मिले हैं जो वर्षों से बंद पड़े थे और वहां पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बरेली में मंदिर से कब्जा हटने के बाद हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने उसका जायजा लिया। देखिए। उसी जगह पर हैं जिसको लेकर विवाद हुआ था और ये वो जगह है जो गंगा महारानी मंदिर समिति का ये दावा था कि यहाँ पर मंदिर था और जो वाजिद अली नाम का जो शख्स है वो यहाँ पर अवैध तरीके से पिछले 40 सालों से रह रहा था। अब प्रशासन ने इस परिसर को खाली करा लिया है और आप देखें यहाँ पर जो आपको भगवा जो झंडा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही आप नीचे देखें तो यहाँ पर जो सील है वो प्रशासन ने यहाँ पर लगा दी है और प्रशासन ने पुलिस के यहाँ पर कुछ लोग हैं उनको बैठा भी दिया है। यहाँ पर एक जो नोटिस है वो चिपका हुआ है और ये जो नोटिस है दौली रघुवर दयाल जो साधन सहकारिता समिति है उसके सचिव के द्वारा ये लगाया गया है। शासन का ये कहना है कि इस परिसर का या जो गंगा महारानी जो मंदिर है यहाँ 1905 में जो दस्तावेजों पर यहाँ पर आया था 1905 में कि यहाँ पर एक मंदिर है, उसके स्वामित्व की जो जांच है वो चल रही है। इस परिसर की अगर हम अंदर की बात करें तो इस पूरे परिसर में चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और बीच में ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि वहाँ पर बीच में कुआं था और इस समय वर्तमान स्थिति में वहाँ पर एक जो पेड़ है वो लगा हुआ है। आने वाले समय में ये तय किया जाएगा कि इस परिसर का स्वामी कौन है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि तमाम लोगों का ये दावा और इसके अलावा गंगा महारानी मंदिर समिति का ये दावा है कि इसके अंदर मंदिर था और जो वाजिद अली है वो अवैध तरीके से अपने परिवार के साथ पिछले 40 सालों से यहाँ पर रह रहा था। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बरेली। और यूपी के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में निवेश की बहार। जी हां, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का शुक्रवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के आखिरी दिन 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश के समझौते हुए हैं और इसके साथ ही 4,000 करोड़ का MOU IT के क्षेत्र में भी हुआ है। और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो इसमें शामिल नहीं हो सके। बिहार में उद्योगों का निवेश तेजी से होने वाला है। आने वाले सालों में यहां कई बड़ी कंपनियां निवेश करने वाली हैं। पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश विदेश के निवेशकों ने राज्य में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति दी है। इसमें सन पेट्रोकेमिकल सबसे ज्यादा बिहार में 36,400 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है।
साथ ही NHPC ने 5,500 करोड़, कोका कोला ने 3,000 करोड़, श्री सीमेंट ने 800 करोड़ और हल्दीराम ने 300 करोड़ रुपए का निवेश संबंधी समझौता ज्ञापन बिहार सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हुआ है। बिहार अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आप सबका बहुत सहयोग मिला। कार्यक्रम में मौजूद अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में अडानी ग्रुप पहले से क्या-क्या काम कर रहा है। अडानी ग्रुप के कारण पिछले 1 साल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 25,000 लोगों के लिए रोजगार मिला है। अब कंपनी राज्य में 2,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। This investment will not only massively increase our warehouse and handling capacity and expand our presence in the EV, CGD and the CBG space, but will also generate an additional 25,000 direct and indirect local job opportunities. We have invested additional 2,100 crore rupees to install over 28 lakh smart meters to automate power consumption monitoring in 5 cities. बिहार में डालमिया ग्रुप ने 1938 में पहला सीमेंट प्लांट लगाया था। हालांकि बदलते बिहार के बिजनेस फ्रेंडली वातावरण में डालमिया ग्रुप कुछ और बड़े निवेश करने वाला है। कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी काम करने का मन बना रही है। हालांकि इस ऊर्जा का इस्तेमाल वो अपने प्लांट के लिए पहले करेगी। चेंज हो गया बिहार और अभी इन्वेस्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए हम इधर हैं। हमने इन्वेस्ट किया, एक्सपेंशन भी किया है। उसके अंदर 1200 करोड़ रुपए तो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। पिछले साल आयोजित निवेशक कनेक्ट के दौरान 278 प्रस्ताव पर MOU साइन किए गए थे। राज्य में कुल निवेश 50,530 करोड़ रुपए का हुआ था। इसमें 38,000 करोड़ निवेश राशि की 244 योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। बिहार में पिछले साल भी बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार 3 गुना ज्यादा निवेश के लिए MOU बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुंभ से जुड़ी हुई खबर। जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में होंगे अक्षय वट के दर्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं और इस बीच संगम तट स्थित अक्षय वट कॉरिडोर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ खास है अक्षय वट। तीर्थराज प्रयाग संगम तट स्थित अक्षय वट कॉरिडोर अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता यह है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षर पुण्य की प्राप्ति होती है।
इसी के चलते वर्तमान समय में अकबर के किले में स्थित इस वट वृक्ष की पूजा अर्चना करना यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री नहीं भूलते। अकबर के किले के सेना के अधिकार क्षेत्र में होने के चलते लोगों को इस वट वृक्ष के दर्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब अक्षय वट का दर्शन सबके लिए सुलभ हो चुका है। गौरतलब है कि कुंभ 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 250 सालों से किले में कैद अक्षय वट के दर्शन की घोषणा की थी। तब से अब तक देश और दुनिया के 1,39,00,000 लोग अक्षय वट का दर्शन पूजन कर चुके हैं। योगी जी आने के बाद इसके बाद एक बार मैं आया था इधर, इस बार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। इस वट वृक्ष की मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। विष्णु जी का वास हमेशा रहता है। औरंगजेब ने इसको कटवाने की काफी कोशिश करी, फिर भी ये फलता फूलता रहता है। दर्शन करने आए, हमने बहुत सुना था यहाँ का और हमें ये प्रसाद के रूप में ये मिला है। इसमें बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। इसको घर पे लेके जाएंगे, अच्छे से रखेंगे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बोला है जो। तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है और झाड़ बहुत अच्छा, ये 5000 साल पुराना झाड़ है ऐसा हमने सुना है। और उसके बावजूद भी इसके जो पन्ने हैं झाड़ के और आजू बाजू का सिचुएशन है बहुत अच्छा लग रहा है। अक्षय वट के बारे में बहुत सुना है क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी यहाँ आए थे, 3 दिन उन्होंने विश्राम किया था और जब से यहाँ पे ये मान्यता है कि ये जो वृक्ष है ये अमर रहेगा, मतलब कलयुग के एंड तक, जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये अमर रहेगा। तो बस इसी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। अक्षय वट के पुजारी पीसी द्विवेदी का कहना है कि अक्षय वट को पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। ये सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता। इस वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी अक्षय वट हरा भरा ही रहेगा। एक मान्यता और भी है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप धारण करके श्रीहरि ने इसके पत्ते पर शयन भी किया। मंदिर के आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुक्ति की इच्छा से तमाम श्रद्धालु इस वट की ऊंची डालों पर चढ़कर यमुना में कूद जाया करते थे। इसी परंपरा के चलते मुगल शासकों ने आम तीर्थयात्रियों के लिए अक्षय वट के दर्शन को प्रतिबंधित कर दिया था। कालांतर में अक्षय वट को क्षति पहुंचाने के विवरण भी मिलते हैं। किले में पीछे की ओर पातालपुरी मंदिर में स्थित वट वृक्ष के दर्शन कर लोग वापस लौट जाते थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में अक्षय वट के दर्शन और पूजन को सभी के लिए सुलभ करने का फैसला लिया। इसके बाद लोग अक्षय वट का दर्शन पाने लगे। बता दें कि अक्षय वट कॉरिडोर में आकर्षक लाइटिंग के साथ ही रास्ते पर LED स्क्रीन लाइट एंड साउंड सिस्टम की व्यवस्था है। आने जाने के लिए विशेष संगमरमर से अक्षय वट परिपथ बन चुका है और इसी पर इसमें बड़े हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप को भी शामिल किया गया है। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी और 3 से 4 साल से मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। शनिवार सुबह 8 से 2 बजे तक सिरसा स्थित तेजा खेड़ा फार्म पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक होगा। वहीं 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी होगी। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन का समाचार दुखद है। अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के आकस्मिक निधन का समाचार सुन व्यथित हूं। दशकों से उनके परिवार के साथ आत्मीय संबंध रहे हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में उन्होंने सदैव ग्रामीण विकास एवं कृषि समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हरियाणा के समग्र विकास तथा भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनका अविस्मरणीय योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। तो ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। ये पुरानी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश चौटाला की जो मैत्रीपूर्ण जो संबंध रहे हैं, उनसे ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साझा की। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की और घटना पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।